परम आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक चौधरी साहब, पूर्व मेयर भाई मनमोहन जी, हमारी खाप के प्रधान दादा बलजीत सिंह जी और तमाम खापों के प्रतिनिधि भाई कमल सिंह जी, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति जम्मू कश्मीर के प्रधान भाई दीवान सिंह जी और मेरे साथ आए हुए पंजाब के प्रधान हमारे बड़े भाई कर्नल सिंह भावड़ा जी, उप प्रधान सरदार दर्शन सिंह जी, BS अहलावत जी, बलेराम बेनीवाल जी, भाई जसबीर मलिक जी और तमाम मेरी कौम के सम्मानित मंचासीन सदस्य, मेरे बुजुर्गों और युवा साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, आज जिन 3 फोटो की तरफ हम देख रहे हैं, जिन पे हम सब लोगों ने अपने पुष्पांजलि अर्पित की, ये तीनों संदेश है किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। किसी के जन्मदिन को मनाना, किसी की शहादत को मनाना, किसी को भगवान के रूप में याद करना, ये प्रतीक है अपनी लड़ाई के लिए संकल्प लेने का कि किस तरह के वे लोग थे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी वो ऊंचाइयां प्राप्त की। जिस संकल्प शक्ति के साथ उन्होंने इन क्षेत्रों में प्रवेश किया था, उस संकल्प शक्ति और उस धैर्य के साथ उन्होंने उस लड़ाई को अपनी ऊंचाई तक पहुंचाया। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन, उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण उनकी शिक्षा। चौधरी चरण सिंह को याद की वोटों के मात्र से देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, उनके पीछे उनकी शिक्षा थी और उनकी कार्य प्रणाली थी। सबको साथ लेकर चलने की, शिक्षकों की, किसान की मांग उठाने की शक्ति उनके पास थी और धैर्य उनके पास था। जिस कांग्रेस से वो सन 67-68 में अलग हुए, 65 और 66 साल की उम्र में दीन बंधु सर छोटूराम उस कांग्रेस को मात्र 38 साल की उम्र में छोड़ चुके थे। और जो छोड़ के उन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त की और जो छोड़ के उन्होंने चौधरी चरण सिंह ने ऊंचाइयां प्राप्त की, ये दोनों का धैर्य था, दोनों का जनसंपर्क था। महाराजा सूरजमल के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो पता लगा कि क्यों महाराजा सूरजमल इतने ताकतवर राजा हुए कि मुट्ठी भर फौज के ऊपर उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दे डाली और जिस अंग्रेज शासन के सामने पूरी दुनिया झुकती थी, उस अंग्रेज शासन के सामने वो मुट्ठी भर फौज नहीं झुकी और उनका राजा नहीं झुका, वो था महाराजा सूरजमल। उनकी दिनचर्या थी, उनका पहनावा था, वो आम किसान जैसा था। वो राजाओं की तरह नहीं रहते थे, वो राजाओं की तरह बात नहीं करते थे। उनमें अपनी सेना के अंदर वो ताकत फूंकने की क्षमता थी कि उन्होंने उस छोटी सी मुट्ठी भर सेना मुश्किल से 4 या 5 किलो के जाटों के दम पे कभी भी तिरंगा, कभी भी तिरंगी झंडा वहां के भरतपुर के किले पर नहीं फहराया गया और वो हमेशा है विजयी किला रहा जिसको लोहागढ़ कहा गया। लोग कहते हैं कि भीड़ से लड़ाइयां लड़ी जाती है, लड़ाइयां इरादों से लड़ी जाती है। भीड़ इरादों के पीछे खड़ी होती है और जब इरादे आगे चलने वाले के ठीक हो तो निश्चित रूप से भीड़ ईमानदारी के साथ उसके पीछे अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। हम तमाम लोग, हजारों लोग इस जाट आरक्षण आंदोलन में लगे, हमारा किसी का बलिदान नहीं हुआ। बलिदान आम आदमी का हुआ, भाई सुनील सोरान का हुआ। पहला बलिदान 13 सितंबर और उसके बाद हरियाणा की हालत और हरियाणा सरकार की हालत देखने लायक थी। आपने भी उस दिन जम्मू में रास्ता रोका था क्योंकि यह रणनीति थी कि देश के 62 जगहों पे हम लोग ये एकता दिखाएंगे। हर प्रदेश का जाट आरक्षण के मुद्दे पे एक है। उसकी राजनीतिक सोच क्या, उसका धर्म क्या, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, हम अपने हकों के लिए हर धर्म का जाट, हर देश का जाट, हर प्रदेश का जाट, हम एक है अपने आरक्षण के मुद्दे पे। और 13 सितंबर 2010 वो पहला दिन था। पानी रोकने के बाद हमने खेल रोकने की चेतावनी दी और उस पर जम्मू कश्मीर में भी सांबा में आप लोगों ने हाईवे रोकने का काम किया
और तमाम आपके दोनों विधायक भी मेरे विचार से कमल जी आपके साथ थे उस दिन। ये इरादों की जीत हुई। हरियाणा सरकार जो हरियाणा का मुख्यमंत्री जाट का नाम लेने से डरता था, हरियाणा का राजनीतिक जो जाट का नाम लेने से डरता था, उसको कमीशन बैठाना पड़ा। और सुनील सोरान की शहादत, उसके बाद विजय सिंह की शहादत और उसके बाद भाई संदीप कड़वासरा की शहादत, इन 3 शहादत की वजह से हरियाणा के जाट के लिए कमीशन बैठना पड़ा और आरक्षण का रिजल्ट भी निकला। भले ही वहां का मुख्यमंत्री उस पर राजनीति कर रहा हो, 10% अलग से देने की बात कर रहा हो, लेकिन इस आंदोलन ने यह तय किया कि हरियाणा का जाट 22 साल पहले भी पिछड़ा था और हरियाणा का जाट आज भी पिछड़ा है। इस कमीशन ने यह तय किया जम्मू कश्मीर का जाट आज से 20 साल पहले भी पिछड़ा था, आज भी पिछड़ा है। 40 साल बाद भी सर्वे कराओगे तो पिछड़ा निकलेगा। लेकिन क्योंकि राजनीतिक सियासत कभी जाट को एक होने नहीं देगी, जवाहरलाल नेहरू ने लिख के गया कि अगर जाट एक हुआ तो परिवर्तन लेके आएगा। तो कहां आपको एक होने देगी सरकार? उसको पता है कि जिस दिन जाट एक होगा ये परिवर्तन आएगा। जाट पहले अपनी कौम को मानता है, उसके बाद अपने धर्म को मानता है। उसके अंदर पहले खून का रिश्ता, उसके बाद धर्म का रिश्ता। और पूरे देश में, आप दुनिया के किसी देश में चले जाओ, बेनीवाल जी ने आपको बताया, जहां भी जाट रहता है वो दूसरे की हिफाजत करता है, उसके बाद अपने घर की हिफाजत करता है। और यही हमारा दुर्भाग्य रहा। देश की रक्षा करते हुए, चाहे हम पाकिस्तान में शहादत दो, चाहे हिंदुस्तान में शहादत दो, चाहे हम खेत में शहादत दो, चाहे हम पुलिस में बलिदान दे, हर जगह अगर बोलना नहीं है तो मैं अभी बंद कर देता हूँ। ये घंटी बजाने का नाटक मत करिए। आप मुद्दे में आने के लिए बात ही नहीं करेंगे, आप आंदोलन की बात करते हैं। और ये बलिदान कहीं भी हुआ हो, जाट का दूसरे के लिए हुआ, किसान की लड़ाई लड़ी गई हो, जाट ने दूसरों के लिए लड़ाई लगी। अब पहला समय है कि आप अपने घर और परिवार के लिए लड़ाई लड़े। ये कौम के लिए लड़ाई नहीं है, ये आपके परिवार की लड़ाई है, ये आपके अपने बच्चों की लड़ाई है। अगर आपने अपने परिवार और बच्चों की लड़ाई लड़नी है, ये कमल सिंह पे एहसान नहीं है, ये दीवान सिंह पे एहसान नहीं है, ये यशपाल मलिक पे एहसान नहीं है, ये आपके अपने बच्चों के ऊपर एहसान है कि आपके बाप दादा जो आपको दे के गए इतिहास, आप उस इतिहास को जिंदा रखो। और भविष्य भौतिकता का जमाना है, भौतिकवाद और पूंजीवाद वो टिकेगा जिसकी हाथ में कलम होगी और सत्ता में साझेदारी होगी। महाराजा सूरजमल की तरह तलवार के दम पे देश नहीं जीत सकते, महाराजा रंजीत सिंह की तरह अफगानिस्तान पे साम्राज्य नहीं फैला जा सकते। अब दुनिया में लोकतंत्र, और लोकतंत्र की हिस्सेदारी 2 लोगों के हाथ में। पहली जनप्रतिनिधि, हमारा जनप्रतिनिधि फैल है। हम हिंदुस्तान में ब्राह्मण जाति के बाद सबसे ज्यादा सांसद देश में जाट है, और पिछली 20 साल में एक भी सांसद बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये इस देश का दुर्भाग्य है। जिस राजनीतिक लोगों को आपने ताकत दी, वो राजनीतिक लोग आपकी बात उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनको जातिवाद का डर है, उनको धार्मिक उन्माद का डर है। वो सेकुलर रहना चाहता है, वो गैर जाति के रहना चाहता है, लेकिन वोट में गिनती आपकी करना चाहता है। जब गुर्जर आंदोलन हुआ तो हर जाट नेता अपनी सर फुटाने के लिए तैयार था, समर्थन देने के लिए तैयार था, गुर्जर को आरक्षण दिया जाए। लेकिन जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, हमारे भाई की शहादत हुई, कोई किसी जाति का नेता हमें समर्थन देने के लिए तैयार नहीं था। और यही हमारी कमजोरी है, यही हमारे नेताओं की कमजोरी है। राज्य हमारे दम पे करेंगे और दिशा किसी और को देंगे। आपकी तरफ कोई आपका नेता झांकने वाला नहीं। मैं कोई नेता नहीं हूं, ना भविष्य में जिंदगी में कोई चुनाव लड़ूंगा, ये बार बार मैं कह चुका। आंदोलन को तोड़ने की बड़ी साजिशें होंगी। जिस दिन जम्मू कश्मीर का जाट खड़ा हो जाएगा, उस दिन आपके नेता को बदनाम किया जाएगा। जो भी आपका नेतृत्व करेगा उसमें खोट बताया जाएगा, उसमें दलाल पैदा किए जाएंगे, और उन दलालों के माध्यम से आपको घर भेज दिया जाएगा। मैं कहा कमल सिंह जी को, तुमने लड़ाई बहुत पहले शुरू कर दी, 10 साल पहले। जब तक देश का जाट लड़ने के लिए तैयार हुआ, तब तक जम्मू कश्मीर का जाट थक गया। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है।
आप देश के लिए सैकड़ों साल लड़ाई लड़ सकते हैं, आप दुनिया के लिए हजारों साल लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए 5-6 साल में थक के बैठ गए। नेताओं को संसद भेजने के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई आप लड़ सकते हैं। आपको पता आप कितने लोकसभा क्षेत्र में? मैंने अभी 129 लोकसभा सांसदों को चिट्ठी लिखी जो केवल एंड केवल जाट की वोट पे जीत के जाता है। यानी 31 तो आपके हैं, उन 31 के अलावा जो राज्यसभा में आपकी वोट से लोकसभा में 129 जाते हैं और 129 के बाद राज्यसभा में भी 30-40 सांसद केवल उन राज्यों से आते हैं जिन राज्यों में आपकी वोट के दम पे एमएलए बनता है। 160-70 सांसद देने वाला जाट, उसकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। ये आवाज आम जाट को उठानी होगी, ये आवाज आपको पढ़े लिखों को उठानी होगी, ये आवाज नौकरी पेशा लोगों को घर घर जाके बताना होगा संडे का दिन निकाल के इसका फायदा क्या। नौकरी को छोड़ दीजिए, आप शिक्षा में कैसे जाओगे, कैसे दाखिला लोगे, कैसे 1 किल्ला 1 एकड़ का जमींदार इंजीनियरिंग की फीस कहां से लाएगा? 82,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, 52,000 करोड़ की सब्सिडी जो ओबीसी की फीस के लिए दी जाती पूरे हिंदुस्तान में। 30,000 करोड़ की सब्सिडी अभी प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर की स्किल डेवलपमेंट के लिए। अगर आप लोग 48,000 करोड़ की सब्सिडी खेती को लेने के लिए रोज खाद बीज की लाइन में लगते हो, इस 82,000 करोड़ की सब्सिडी आपके बच्चों तक नहीं आएगी। खूब पैर पीट लेना, खूब धान पैदा कर लेना, खूब गेहूं पैदा कर लेना आपके बस का नहीं है। 50 किल्ले का जमींदार भी एक बच्चे को डोनेशन पे नहीं पढ़ा सकता। ये लड़ाई कौम के परिवर्तन की लड़ाई, ये लड़ाई लड़ने के लिए आपको आगे आना होगा। भीड़ लड़ाई नहीं लड़ती, आप इस बात को भूल जाइए। हमने 5 लाख लोग मेरठ में इकट्ठे किए, भाई कमल सिंह जी वहां प्रतिनिधित्व कर रहे थे जम्मू कश्मीर का। सब राजनीतिक दल को बुलाया, सबने कहा मलिक साहब हम आपके साथ, और संसद में जाते इस बात को उठाएंगे। हमने इंतजार किया 1 साल, कोई आगे नहीं आया। 5 लाख की भीड़ में तुम्हारी वोट लूट के और सब अपने घर बैठ गए। तब इस आंदोलन की शुरुआत हुई, तब ये लड़ाई इंडिपेंडेंट थी, गैर राजनीतिक हुई। आज इस देश का कोई भी जाट नेता ऐसा नहीं है या तो इसका समर्थन न तोड़ रहा है कर रहा हो, और जो इसका समर्थन नहीं कर रहा है इसके संगठन को तोड़ने पर लगा हुआ 100 के 100% जाट नेता आज इस आंदोलन में शामिल है, चाहे इसको तोड़ने में है चाहे इसको जोड़ने में। आज से 4 साल पहले न इसको कोई तोड़ने में था न इसे कोई जोड़ने में था। मैं फिर आज ये कह के जाऊंगा गजनसू गांव वालों को धन्यवाद दूंगा कि कमल सिंह ने एक आह्वान किया गजनसू में आके कि मुझे यहाँ मीटिंग करनी है अंतरराष्ट्रीय जाट सम्मेलन, और गजनसू के हर घर के आदमी ने जितनी उसकी श्रद्धा थी आज आपके लिए यहाँ इंतजाम किया और खाने पीने का सारा काम किया। जब एक गजनसू आदमी 5,000 आदमी का इंतजाम कर सकता है, एक गजनसू गांव, कितने गांव हैं जम्मू कश्मीर में? चेतना की जरूरत है। हर आदमी देश का जाट तैयार बैठा है, जहां हम नहीं पहुंचे वहां भी जाट फोन करके कह रहा है कब आओगे, इस लड़ाई को लड़ना है। भाई कमल सिंह के माध्यम से मुझे दीवान सिंह जी से मुलाकात हुई और फिर इन दोनों ने 10 दिन मुझे जम्मू कश्मीर के घर घर घुमाया, और मैंने ये पाया 11 दिन में कि हमारे में, आप में, हमारी बेटी में, हमारी बहन में, हमारे आपके खाने पीने में, रहन सहन में भाषा का फर्क हो सकता है, खून में कोई फर्क नहीं है, किसी बात का फर्क नहीं है। और मैं तो हमारे दादा बलजीत बैठे इनके संपर्क में आया तो अपने गोद के बारे में पता किया। सन 250 ईस्वी में हम यहीं से तो गए हैं, अभी भी हैराना के परिवार हमारा जहाँ सब 250 ईस्वी में हम यहीं से तो गए हैं, तो हमारा खून कहां से अलग हो गया? हम कहां से अलग हो गए? इस लड़ाई को लड़ने की ठान लो, और जिस दिन आपने इस लड़ाई को लड़ने की, लड़ाई की रणनीति अलग अलग, मैंने कमल सिंह जी, दीवान सिंह जी को कहा आप लड़ाई का मतलब ये मत समझना कि यशपाल मलिक जम्मू कश्मीर को, जाट को रेलवे ट्रैक पे बैठाएगा या सड़क पे बैठाएगा, ये कभी नहीं कहा।
दोनों गवाह है। एक मिनट, दोनों गवाह है। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा जब हिंदुस्तान का जाट अपनी लड़ाई लड़ रहा हो तो आप कम से कम अपनी आवाज तो उठाओ। कश्मीरी पंडित माइग्रेट हुआ कश्मीर से एजुकेशन की वजह से, नौकरी की तलाश में दुनिया भर में गया, लेकिन वो इतना चिल्लाया, वो कपड़े निकाल के चिल्लाया, जंतर मंतर पे बात करके चिल्लाया, अखबार के सामने चिल्लाया, पूरे हिंदुस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन हो 2% रिजर्वेशन कश्मीरी पंडित का। तुमसे कम जनसंख्या, उसको चिल्लाना आता है, उसको मांगना आता है। न तुम्हें चिल्लाना आता, न मांगना आता। दारा सिंह जी ने एक दिन कहा कि जाट कैसे मांगता है। मैंने कहा जी कैसे मांगता है, सम्मेलन ऐसे ही था। बोला किसी के पास जाएगा, कहेगा 10,000 रुपए दे दे, जब तेरा मौत नहीं रहेगा हम तुझे दे देंगे। यानी उसका दिवाला पहले काट दिया कि तेरा मौत नहीं रहेगा, जब तेरे में देने की गुंजाइश नहीं रहेगी हम तुझे दे देंगे। दूसरा आदमी मांगता है कि तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो, तुम्हारे घर में बहुत तरक्की होगी। हम उसको 10,000 रुपए मांगते ही कह दिया कि जब तू हमारे जैसा होगा हम तुझे दे देंगे। तो ये जाट की खासियत, क्योंकि वो कमाने में सारा टाइम, खेत में सारा टाइम, आगे भौतिकवाद और पूंजीवाद का युग, और दुनिया पे उसका राज होगा जिसके हाथ में कलम होगी। आज वॉलमार्ट का इंतजार कर रहा है हिंदुस्तान कि कब वॉलमार्ट आए और कब हमारे देश में स्टोर खोले। क्यों? दिमाग से पूंजीवाद जनरेट होता है, दिमाग से टेक्नोलॉजी जनरेट होती है। और आप जब तक इस खेती को सेकेंडरी मान के और प्राइमरी एजुकेशन को नहीं मानेंगे, तब तक कोई उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए हम लोग आगे की लड़ाई, अभी 16 तारीख को हरियाणा की खापों ने कहा आंदोलन हमें दे दीजिए, हमने कहा आंदोलन आप ले लीजिए, हमें नाम की चाह नहीं है। उन्होंने मार्च किया, 23 तारीख को दिल्ली बॉर्डर सील होने थे, 10% का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, मिला नहीं। उन्होंने आंदोलन वापस लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं। जो नेतृत्व करे ये वो देखें कि क्या समझौता हुआ क्या नहीं, लेकिन दोबारा से रणनीति बनानी पड़ेगी केंद्र के लिए। 18 तारीख में 18, 19, 20 जनवरी कांग्रेस का चिंतन शिविर, और हमारा जाटों का भी चिंतन शिविर 18, 19, 20। आप लोग सहमत हैं? हर किले से 2 आदमी आए, हर किले से 3 आदमी आए। भाई कमल सिंह जी, दीवान सिंह जी से संपर्क रखे। हमारा चिंतन शिविर, हमारे साथ धार्मिक भेदभाव, हरियाणा में जट सिख को रिजर्वेशन मिला, हरियाणा में हिंदू जाट को रिजर्वेशन मिला, मुस्लिम जाट को काट दिया गया। ये दुर्भाग्य इस देश का जो सोनिया गांधी कहती है, हमें ये बताना 18 तारीख को कि तुम केवल हमें बांटने के लिए पैदा हुए हो, और हमें चाहे धार्मिक आधार पर बांटो, चाहे जातीय आधार पर बांटो, चाहे क्षेत्रीय आधार पर बांटो। हमें ये सोनिया को बताना पड़ेगा 18, 19 में। हमारा भी चिंतन शिविर राजस्थान में, पूरा देश के जाटों, हमें ये बताना पड़ेगा कि जाट जाट है। अगर कोई अहीर, गुर्जर, यादव, कुर्मी, लोधा, झीवा, चमार, कोई भी जाति अगर केरल में रिजर्वेशन में है तो कश्मीर में ऑटोमेटिक है। फिर जाट के साथ ऐसी दोहराहट क्यों? इसलिए 8 कमीशन बने हैं। 8 कमीशन ने आपको पिछड़ा दर्शाया। हिंदुस्तान में मंडल कमीशन 4 कमीशन की 4 राज्यों के सर्वे पर लागू हुआ। 4 राज्यों, यूपी, बिहार, केरल और कर्नाटक, 4 राज्यों ने पूरे देश की तस्वीर लिख दी। 8 राज्यों के जाट के कमीशन ने, हाई कोर्ट के कमीशन ये कह चुके कि जाट पिछड़ा है, सरकार मानने को तैयार नहीं। ये आपको खत्म करके इस देश में भ्रष्टाचार की नींव रखना चाहती है। क्योंकि जहां जाट अधिकारी होगा, जहां जाट कर्मचारी होगा, जहां जाट नेता होगा, दीनबंधु सर, छोटूराम चौधरी, चरण सिंह जैसे लोग, तब तक भ्रष्टाचार देश में नहीं होगा। इसलिए ये जाट नेता को भी खत्म करना चाहती है और जाट को भी खत्म करना। ये लड़ाई बड़ी, ये कौम के जिंदा रखने की लड़ाई, और कौम के जिंदा रखने की लड़ाई
हर लोग नहीं लड़ा करते, कौम के आगू लोग कौम को आगे लेके चलते। और जो मेयर साहब ने कहा, कौम में कोई छोटाई बड़ाई नहीं होती, कौम में या तो रिश्ते उम्र से होते हैं, कौम में या रिश्ते उम्र से होते हैं। या तो रिश्तों से कौम की पहचान होती है, छोटाई बड़ाई की, कौन चाचा कौन ताया, चाचा कम उम्र का भी होता है, ताया बड़ा ही होगा, या फिर उम्र से होती है। हम कोई बड़ा लोग नहीं है, हम इस कौम के हिस्से, जो मेरे से बड़ा वो आलम है, वो हमेशा मेरे से बड़ा रहेगा, जो मेरे से छोटा वो हमेशा मेरे से छोटा रहेगा। कौम की छोटाई बड़ाई मान के ही ये पगड़ियां कमल सिंह जी को पता, हमने उत्तर प्रदेश हरियाणा तमाम जगह बंद कर दिया, पगड़ी भी बंद कर दी और माला भी बंद कर दी। इसलिए इस लड़ाई में जो जात चिंतन शिविर का मुद्दा है, मुख्य है जातों के साथ जातीय भेदभाव। हर कौम को अपनी मार्केटिंग करनी सीखनी पड़ेगी, और मार्केटिंग का तरीका जिस तरह से कश्मीर के ब्राह्मण की मार्केटिंग, जिस तरह से कश्मीर के मुसलमान की मार्केटिंग, उसी तरह से हिंदुस्तान के जाट को भी अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उसे अपना शोषण याद दिलाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा हमने इस देश पे राजी नहीं किया, हमने इस देश का शोषण भी सहा है, हमसे बड़ा शोषित वर्ग इस देश में नहीं है। जब हमारे पूर्वज आजादी से पहले 1857 की बाबा शाहमल और राजा नाहर सिंह की लड़ाई के बाद आपकी कौम के खात्मे की शुरुआत की थी, जब यह शुरुआत हुई तो तब साहूकार एक्ट आया, और आजादी से पहले कोई जात ऐसा नहीं है जो साहूकारों के कब्जे में न रहा। 100% जाट दलित से बुरी स्थिति में था, तमाम जातियां खेत से अपना अनाज और भुस्सा बंटवा के ले जाती थी, और जाट का माल साहूकार उठा के ले जाता था। हमारे साथ ये हुआ, हमारे बाप दादा बताते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुए। हमें ये बताना पड़ेगा कि हम लोग शोषित थे, हमारे साथ सैकड़ों साल तक शोषण हुआ, और जब हमारे साथ शोषण हुआ तो इस रिजर्वेशन के हम अधिकारी। हमारा हर आदमी बोलता है महाराजा सूरजमल, हमारा हर आदमी बोलता है राजा नाहर सिंह। इनकी लड़ाई शोषण के खिलाफ लड़ाई थी, इनके उत्तरायण साम्राज्य नहीं थे, ये खापों के चौधरी थे, और जब शोषण के खिलाफ ये लड़े तो इनको राज्य स्थापित करने। कितने लोग जानते हैं राजा महेंद्र प्रताप को? हाथ उठा के बताना, जानता है कोई? मात्र 2 लोग। सुभाष चंद्र बोस को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के जरा। नौकर को हर आदमी जानता है, राजा को नहीं जानते। 1914 में जिस राजा साहब ने इस देश को छोड़ के अफगानिस्तान काबुल में आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज बनाई, उसको कोई नहीं जानता। क्यों? ये अनपढ़ कौम है, ये कौम दूसरे की रक्षा के लिए पैदा हुई है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करने नहीं जानती। राजा महेंद्र प्रताप को देश की किसी सरकार ने जमाने का प्रयत्न नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस को इसलिए किया क्योंकि वो ब्राह्मण थे। और यही साजिश आपके साथ है। पहले सेनापति मोहन सिंह गिल, दूसरे सेनापति रास बिहारी बोस, तीसरा सेनापति जब लड़ाई शुरू हो चुकी, बीच में गया, कांग्रेस ने धक्के मार के निकाला इस देश से, तब जाके सेनापति राजा महेंद्र प्रताप ने बना। लड़ाई 1939 में शुरू हो चुकी थी, उसने तो 1940 में कांग्रेस छोड़ी। बड़ी साजिश आपकी कौम के साथ। समय नहीं है, साजिशों का खुलासा करने के लिए पढ़े लिखे वर्ग को तैयार होना पड़ेगा, गांव में चर्चाएं करनी पड़ेगी। मैंने भाई कमल सिंह को कहा कि मुझे बताइए कश्मीर का कौन महापुरुष है? इन्होंने बताया राय बहादुर दर्दुरान, जिसकी वजह से आज तमाम रिटायर्ड फौजी यहाँ बैठे हैं, जिनके बेटे कर्नल भी बने, जिनके बेटे जनरल भी बने। कितनों के घर में फोटो है भाई? राय बहादुर है, राय बहादुर मल का कितनों के घर में फोटो है? किसी दलित के घर में चले जाना, अंबेडकर का फोटो हर घर में मिलेगा। आज परिस्थितियां बदल चुकी, पढ़े लिखे लोग पढ़ाई को हथियार बनाए, पढ़े लिखे लोग अपने महापुरुषों के विचारों को हथियार बनाए। इकट्ठा आदमी विचारों पे होता है। हमने 3 विचार साथ लेकर चले। पहला विचार दीनबंधु सर छोटू राम, उसके साथ में 2 विचार राजा महेंद्र प्रताप और सरदार भगत सिंह।
तीनों विचारों को लेकर हम तीनों धर्मों के जात को जोड़ सकते हैं और विचार शक्ति जोड़ेगी। हम केवल उसके प्रचारक हैं और प्रचारक होके ही हम लोगों को उन विचारों को जोड़ सकते हैं, हम उनकी जगह नहीं ले सकते। लेकिन अगर हमने उनमें यह सिद्धांत पैदा कर दिए, शक्ति पैदा कर दी कि किस तरह से हमारा बच्चा राजा सूरजमल की तरह, चौधरी चरण सिंह की तरह अपने कामों में ईमानदार रहे और किस तरह चौधरी छोटूराम की तरह, राजा महेंद्र प्रताप की तरह परिवर्तन करे और किस तरह उसके अंदर अपने उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए सरदार भगत सिंह की तरह उसके सीने में ज्वाला हो, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि जो देश के हिस्सेदारी में दुनिया की हिस्सेदारी में जाट को बेदखल कर। आप लोगों का बहुत समय लिया और मैं फिर धन्यवाद दूंगा। मुझे याद है 6 तारीख को जो गजनसू में सभा हुई थी, कई बेटियों ने यहाँ बोला था। पूरे इसकी यात्रा के दौरान गजनसू ऐसा गांव था जिसमें कई बेटियों ने और बहनों ने हमारे विचार रखे थे। मैं फिर आपको कहूंगा, जो भी निर्णय हो 18 तारीख के लिए तैयार है। हर जिले से 2-3 आदमी आए, इसमें नोटे की जरूरत नहीं है। भाई के पास अपने बेटे चौधरी साहब, इनके खिलाफ गाजियाबाद में पानी रोकने का मुकदमा दर्ज है। पानी रोकने का ये कोई ये जेल नहीं चले गए, ये पानी रोकने में अगवा थे। दिल्ली का पानी रोकने में कश्मीर का मुस्लिम जाट अगवा था। आपकी हिस्सेदारी हर जगह है। दूसरी साजिश बताकर मैं इमीडिएट करूंगा जो आपको भी नहीं पता। कमल जी, सरकार ने अखबारों में निकलवाया कि जाट का सर्वे होगा और सर्वे के तहत जाटों को रिजर्वेशन मिलेगा। 5 एजेंसी के नाम दे दिए। एक एजेंसी का हेड जाट अजीत सिंह उत्तर प्रदेश में। चौधरी अजीत सिंह मंत्री नहीं, गिरी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। हमने पूछा भाई सर्वे के आदेश मिले? बोला नहीं मिले। हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई में लिखा कोई सर्वे की प्रक्रिया नहीं चल रही है, कोई सर्वे की प्रक्रिया नहीं चल रही है। केवल आंदोलन को गुमराह करने के लिए तमाम संगठनों को आरक्षण के अंदर घुसा के और उसको खत्म किया जाए। जिसका काम नहीं है उसको भी कहते हम भी आरक्षण शुरू कर दिया हमने। इसलिए इस साजिश को समझना पड़ेगा। 30 तारीख को हरियाणा में हमने सरकार ने जो निर्णय दिया उस पर पुनर्वलोकन के लिए मीटिंग रखी। 18, 19, 20, 18 को हम अपना एजेंडा देंगे सोनिया गांधी को और 19, 20 को पूरे देश का जाट ये तय करेगा कि भविष्य में आंदोलन किस तरह का है। और निश्चित रूप से जब जाट का अगुआ आदमी आगे निकलेगा तो ये लड़ाई हम जीत के घर निकलेंगे। हमने कोई लड़ाई वापसी नहीं ली जब तक सरकार ने हाँ नहीं भरी। उसके बाद उसने धोखा किया, हमने उस पर भी समय दिया। अगली लड़ाई शुरू होगी 18 के बाद 20 में निर्णय होगा और 20 के निर्णय के बाद आंदोलन की शुरुआत संसद के बजट सत्र के दौरान होगी। खाली डपली बजाने से कोई राग नहीं है। संसद के अंदर जो हमारे नुमाइंदे हैं वे भी बैठे हो, सबके पास हम भेज चुके कागज और सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट भेज चुके, कानूनी अधिकार। भावड़ा जी ने बताया एक रायसिक है, कल हमें उनके साथ अमृतसर में भी बैठक करनी थी। गुरदीप सिंह जी रायसिक, उन्होंने बताया 1949 और 50 का जो सर्वे है जाट को क्रिमिनल ट्राइबल लिखा है और जिन जिन जाति को क्रिमिनल ट्राइबल लिखा था 1949 में उनको सबको SC ST में रिजर्वेशन मिल गया, हमको ओबीसी भी बाहर रखा जा रहा है। इसलिए बड़ी साजिशों से पर्दाफाश होना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गजनसू वालों का, सभा के आयोजकों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबका धन्यवाद देते हुए पूरे प्रदेश के पढ़े लिखे लोग, जम्मू कश्मीर से जो लोग बाहर से आए उन सबका भी जम्मू कश्मीर के भाइयों से बहुत अच्छा मिलन हुआ। क्योंकि हम तो चौधरी रणजीत सिंह जी भी कई बार जा चुके, मैं भी लगातार आते रहता हूँ, आपके साथ संपर्क में रहता हूँ। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।